नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये टेक्निकल एनालिसिस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। तो अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो आई बटन पे वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आप बिगिनर हैं या आप कुछ दिनों से शेयर मार्केट में हैं और आप सीख करके ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा दीजिए, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की कुछ अवधारणाओं और उसकी उपयोगिता के बारे में, कि टेक्निकल एनालिसिस किस किस एसेट क्लास में यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग एसेट क्लास में टेक्निकल एनालिसिस की यूटिलाइजेशन के बारे में। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की सबसे खास बात यह है कि ये डिफरेंट टाइप के एसेट क्लास में एक ही प्रकार से लागू होता है। बस शर्त इतनी है कि उसका हिस्ट्री डाटा आपके पास होना चाहिए। हिस्ट्री डाटा से मेरा मतलब है कि उसके हर दिन के ओपन, हाई, लो और क्लोज पॉइंट से। इसे हम इन उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आप मारुति की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी चलाना सीख जाते हैं, तो आपको महिंद्रा की थार या महिंद्रा की एसयूवी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं तो आपको हर एसेट क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं सेम तरीके से। ये इसकी खासियत है, चाहे वो इक्विटी हो, डेरिवेटिव हो, फॉरेन करेंसी हो या कोई बॉन्ड हो। इसको आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 50 मिनट का टाइम फ्रेम हो, डेली टाइम फ्रेम हो, वीकली टाइम फ्रेम हो। ये हर टाइम फ्रेम और हर एसेट क्लास में सेम तरीके से लागू होता है। तो ये इसकी सबसे खास बात है टेक्निकल एनालिसिस की। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे आप अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसकी बैलेंस शीट, कैश फ्लो और प्रॉफिट एंड लॉस जैसी तमाम चीज़ों को देखेंगे। जबकि कमोडिटी में आपको इन सारे चीज़ों में से कुछ चीज़ें नहीं देखनी है और कुछ अलग चीज़ें आपको देखनी होती हैं, जिसके लिए आपको नए डाटा का इस्तेमाल करना होता है। आप अगर खेती से जुड़ी किसी कमोडिटी जैसे कि कॉफ़ी या काली मिर्च का एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको मानसून, उपज या पैदावार, सप्लाई एंड डिमांड और रखा हुआ माल जैसे तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। इसी तरीके से आप किसी एनर्जी सेक्टर या मेटल से जुड़ी किसी कंपनी के बारे में आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको अलग अलग तरह के डाटा चाहिए। लेकिन हर एसेट क्लास के लिए टेक्निकल एनालिसिस में सेम डाटा की ज़रूरत होती है। उदाहरण के तौर पे MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस या RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को किसी भी एसेट क्लास जैसे इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी में इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पे, वो है टेक्निकल एनालिसिस की अवधारणा, यानी कुछ एजम्पशन होते हैं जो टेक्निकल एनालिस्ट को ये अपने दिमाग में रख करके एनालिसिस करना होता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करते समय ये महत्वपूर्ण नहीं है कि शेयर अंडर वैल्यूड है, यानी शेयर अपनी वास्तविक प्राइस से कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, या शेयर ओवर वैल्यूड है, यानी शेयर अपने वास्तविक प्राइस से ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ एक चीज़ का महत्व है और वह यह है कि उसका हिस्ट्री डाटा मौजूद हो और यह डाटा आगे आने वाले समय के बारे में क्या संकेत देता है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस कुछ मूलभूत अवधारणाओं पर आधारित होती है जिनके बारे में जानना आपको ज़रूरी है। मेनली 4 पॉइंट्स हैं। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं कि मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग, यानी बाजार हर जरूरी चीज़ को कीमत में शामिल कर लेता है। दोस्तों, ये अवधारणा हमें ये बताती है कि मार्केट जो है उस शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस शेयर की बाजार कीमत में शामिल हो जाती है। एक उदाहरण से समझते हैं कि सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति है जो उस कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानता है और वह उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही चुपके से उस शेयर को लगातार खरीद रहा है और ये मानकर चल रहा है कि कंपनी के नतीजे बेहतर आएंगे और उसे प्रॉफिट होगा। वो व्यक्ति भले ही चुपके से शेयर को खरीद रहा है, लेकिन शेयर की कीमत में इसका असर दिखने लगता है। एक अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट शेयर के चार्ट को देख करके इसको पहचान लेता है और वह इस शेयर को खरीदने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है। और दूसरा पॉइंट है हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई, यानी क्यों से ज़्यादा ज़रूरी है क्या। दोस्तों, ये अवधारणा पहले अवधारणा से मिली जुली है। जैसा कि पिछले उदाहरण में हमने देखा कि टेक्निकल एनालिस्ट को अगर ये पता चल जाता है कि इस शेयर में खरीदारी हो रही है, तो वो इस बात की चिंता नहीं करता कि क्यों खरीदारी हो रही है। वो इस बात पर फोकस करता है कि
कि शेयर की कीमत पे क्या असर होगा और आगे क्या होगा। दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है प्राइस मूव इन ट्रेंड। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक शेयर के प्राइस में जो मोमेंटम होता है वो एक खास ट्रेंड में होता है। उदाहरण के तौर पे कोरोना में जब मार्केट क्रैश हुई थी और वहाँ से जो इसने रैली दी है, ये काम एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें कुछ समय लगा है। तो दोस्तों जब प्राइस एक मोमेंटम पकड़ता है, यानी अगर प्राइस अप ट्रेंड में है, तो जब ही मार्केट नीचे की तरफ आती है तो लोग उसे फिर से खरीदते हैं और प्राइस फिर से बढ़ जाता है, यानी वो लगातार हायर हाई बनाता जाता है। तो प्राइस एक ट्रेंड में मूवमेंट करता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनफॉल में है, तो लोग हर अप मूव पे उसको बेचने की कोशिश करते हैं, तो फिर प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है। यानी प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चलता है तो वो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चलता जाता है जब तक कि वो ट्रेंड बेंड ना हो। और चौथा पॉइंट है प्राइस अपने हिस्ट्री को रिपीट करता है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक प्राइस अपने चलन को दोहराता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो बाजार के भागीदार होते हैं वो एक समय पे एक तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, इसीलिए शेयर की कीमत एक ही तरीके से चलती है। सपोज करिए कि कोई स्टॉक है जिसका प्राइस एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद वहाँ से रिजेक्ट हुआ है, तो मार्केट जब दोबारा से उस प्राइस रेंज में जाएंगे तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे लोग सेलिंग फिर से करें और प्राइस वहाँ से फिर से नीचे की तरफ मूव करे। या अगर दूसरे उदाहरण समझे कि अगर कोई प्राइस नीचे की तरफ गिरा है और वहाँ से बाउंस बैक किया है, तो फिर जब वो प्राइस उस लेवल पे आएगा तो वहाँ पे जो पहले से खरीदे हुए थे वो लोग खरीदेंगे, और जो लोग छूट गए थे जिनको बाइंग करनी थी वो फिर उस प्राइस लेवल पे खरीदेंगे, तो प्राइस वहाँ से फिर बाउंस करेगा। तो इस तरह से प्राइस रिपीट करता है अपने हिस्ट्री को। दोस्तों अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं, बाजार पर नज़र रखने का तरीका, यानी ट्रेड समरी। इंडियन स्टॉक मार्केट 950 से ओपन होकर के 330 तक ट्रेड होता है। ये जो 6 and 15 मिनट हैं, इसमें लाखों ट्रेड होते हैं किसी शेयर में। सपोज करिए कोई शेयर है 950 पे शुरू हुआ और वो 330 तक उसमें लाखों ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं, तो आपको हर पॉइंट को नोट नहीं करना है, आपको मेनली फोकस करना है 4 पॉइंट पे, जो कि है उसका ओपनिंग प्राइस, यानी किस प्राइस पॉइंट पे मार्केट ओपन हुआ है, और दूसरा पॉइंट है उसका डे हाई, यानी उस दिन के दौरान सबसे हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे वो मार्केट ट्रेड हुई है उसे उस दिन का हाई पॉइंट बोलेंगे, और लो पॉइंट जो है उस दिन का सबसे लोवेस्ट प्राइस पॉइंट जहाँ पे वो शेयर ट्रेड हुआ है। और चौथा पॉइंट है क्लोजिंग प्राइस, यानी जो आखिरी ट्रेड जिस प्राइस एग्जीक्यूट हुआ है उसे हम क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। तो ये जो 4 पॉइंट है, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस, इन 4 पॉइंट्स को आप देखेंगे तो आप पूरे दिन का अनुमान लगा पाएंगे कि मार्केट खुलने के बाद हाई और लो कहाँ लगा है और कहाँ पे क्लोज हुआ है। दोस्तों इनमें सबसे महत्वपूर्ण होता है क्लोजिंग प्राइस। ये शेयर बाजार के सेंटीमेंट को दर्शाता है, यानी अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से हायर है यानी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से लो प्राइस पे बंद हुआ है तो नेगेटिव सेंटीमेंट है, यानी उस शेयर को लोग बेच करके गए हैं आज के दिन पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में हम डिफरेंट टाइप के चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। आपके कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, आपके सुझाव का स्वागत रहेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।